हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या होता है? भाषा का मतलब ये हुआ कि हम अपनी विचारों का क्या करना है? आदान-प्रदान करना है। भाषा का मतलब होता है कि हम किसी के बात को कैसे समझेंगे या आप मतलब किसी कोई जो है हमारा बात किस प्रकार से समझेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। तो भाषा के जो है कितने रूप होते हैं? तो भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। कौन-कौन सा हो जाएँगे? तो जो हम बोल कर के जैसे हम बोल कर के समझाएँगे किसी को, तो वो हो जाएँगे हमारा मौखिक भाषा और जिसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे, वो हमारा क्या हो जाएँगे? लिखित भाषा। लेकिन एक भाषा होगा जो बोल कर के नहीं, इशारों से समझाया जा सकता है या किसी चीज़ पे जो है संकेत करके बताया जा सकता है, उसे हम कहेंगे सांकेतिक भाषा। तो चलिए आज हम भाषा स्टार्ट करते हैं। तो भाषा क्या कहलाते हैं कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो भाषा द्वारा मन के विचार के आदान-प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। यानी हमारे मन में जो विचार होता है, उसी को आदान-प्रदान करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। जैसे कि जानवर सब देखे होंगे, जानवर कैसे बातें करते होंगे, जानवर किस प्रकार से समझते हैं। अगर कोई जानवर को पाल रहे हैं तो उसका सारा बात समझ जाते हैं, वो क्या होता है? सांकेतिक भाषा होता है। अगर वो ऐसे कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं, तो समझ जाते हैं कि नहीं भूख लगा हुआ है या इसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो हो गया सांकेतिक भाषा। लेकिन जो हम स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो हो जाता है लिखित भाषा या आपके जो है कॉपी में लिखा होगा, वो सारे लिखित भाषा हो जाएँगे। लेकिन जो टीचर समझाते हैं, तो समझा रहे हैं इसका मतलब लिख नहीं रहे हैं, वो सिर्फ़ वैसे ओरली बता रहे हैं, तो वो हो जाएँगे आपका मौखिक भाषा। तो इसके 3 रूप होते हैं मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो चलते हैं अब देखेंगे कि जब हम भाषा समझ जाएँगे, भाषा को सीखने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होंगे? तो हमें जो है इसमें जो है जैसे कि भाषा सीखने के लिए किसी ग्रामर की आवश्यकता नहीं होंगे, क्योंकि जब देखे होंगे जब 6 महीना का बच्चा होता है या 2 महीना का बच्चा 2 महीना का बच्चा तो नहीं 6 महीना से ऊपर के बच्चे जो है चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देते हैं और 1 से डेढ़ साल 2 साल के बीच में जो है बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो बोलते हैं तो क्या वो ग्रामर पढ़ के आते हैं कहीं पे? नहीं ग्रामर पढ़ते हैं। वो जो है ऐसे ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं जो हमारे जो है घर में बोलते हैं, माँ-बाप बोलते हैं या बड़े बोलेंगे या छोटे बोलेंगे, उन सब चीज़ों को देख-देख करके वो क्या करते हैं, देख करके, सुन करके उसको बोलना स्टार्ट कर देते हैं और संकेत को भी पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो हमारा हो गया मातृ लैंग्वेज, मातृभाषा हो गया, जो हम क्या करेंगे, तो बिना अर्जित करते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, अर्जित करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएँगे, मातृभाषा हो जाएँगे। मातृभाषा का मतलब हो गया, इसके लिए हमको ग्रामर की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ग्रामर आया क्यों? ग्रामर किस लिए ज़रूरी है? तो ग्रामर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उसको शुद्ध-शुद्ध अगर पढ़ना चाहें, क्या करना चाहें? शुद्ध-शुद्ध पढ़ना चाहें और शुद्ध-शुद्ध लिखना चाहें, तो हमें जो है ग्रामर की आवश्यकता होंगे। यानी उसमें अशुद्धियाँ होती है, जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या होंगे? अशुद्धियाँ होंगे। लेकिन जब शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है, तब जाके हमें किस चीज़ की आवश्यकता होंगे? तो ग्रामर की आवश्यकता होंगे। नहीं, व्याकरण की आवश्यकता होंगे। इंग्लिश में ग्रामर बोलो या हिंदी में व्याकरण बोलो, दोनों क्या है? सेम ही है। तो यहाँ पे व्याकरण क्या है? व्याकरण उस शाखा को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखता है। बताए थे कि जिससे क्या होगा, मनुष्य जो है शुद्ध लिखना सीखे, बोलना सीखे या पढ़ना सीखे, उसे ही हम क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। तो अब देखेंगे तो भाषा को लिखने का जैसे कि हम अगर लिखेंगे, लिखित भाषा अगर कहीं पे लिखना है तो वो उसका ढंग होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से लिखेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ पर लिख दिए प और यहाँ पे चो और यहाँ पर मो, ऐसे हो जाएँगे। नहीं, अब इसको क्या करना है, लिखने का जो ढंग होता है उसी को हम कहते हैं लिपि। अब सब भाषा अलग-अलग ढंगों से लिखा जाता है। जैसे हमको लिखना है कलम, क्या लिखना है? कलम। तो कलम को हम ऐसे लिखते हैं हिंदी में, लेकिन हमें इसी को इंग्लिश में अगर लिखना पड़े तो हम उसको कैसे लिखेंगे? कलम। ऐसे अगर लिखना चाहें
है ना। और इसका अगर इंग्लिश पूरा करे तो क्या हो जाएंगे, पेन। पेन मीन्स क्या होता है, कलम होता है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये को हम ऐसे अलग लिख रहे हैं, नहीं, ओ को हम ए ऐसे अलग लिख रहे हैं और लो को एल ऐसे अलग लिख रहे हैं। दोनों अलग है कि नहीं है, लेकिन मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। इसको भी हम कलम में पढ़ेंगे, इसको भी हम कलम में पढ़ेंगे, तो लिखने का ढंग क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो जो लिखने का ढंग होगा उसी को हम कहेंगे लिपि। समझ में आया? जो लिखने का ढंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिपि बोलेंगे। तो लिखने का ढंग को क्या कहते हैं, लिपि। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये सारे क्या है, तो ये सब है भाषा। और इस भाषा को लिखने के लिए हम हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, तो अंग्रेजी को लिखने के लिए रोमन का, और उर्दू को लिखने के लिए फारसी का, और पंजाबी को लिखने के लिए गुरमुखी का प्रयोग करते हैं। नहीं, तो व्याकरण के भेद कितने होते हैं, तो व्याकरण के 5 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा हमारा वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, वाच्य विचार, उसके बाद छंद विचार, है ना। तो यानी इसके अगर पूछा जाए कि ग्रामर के कितने भेद होते हैं, तो आप सब कितने बताएंगे, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा हो जाएंगे, तो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, वाच्य विचार और छंद विचार, है ना। कितने प्रकार के होंगे, 5 प्रकार के होंगे। सबको याद हो गया कितने प्रकार के होंगे, 5। अगर कह देंगे कि व्याकरण में व्याकरण के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे तो वर्ण एवं वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है, वर्ण जैसे देखे होंगे कि बच्चे जब कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दे, क्या कर दे, बोलना स्टार्ट कर दे, तो वो क्या बोलते हैं, मो, पो, सो, पा नहीं कहते हैं, पा पा कह देते, कहते कि वो पापा बोल रहे हैं। पापा नहीं बोल रहे, वो क्या कर रहे हैं, अपना जो है एक कोई भी वर्ण या कोई भी ध्वनि वो अपने मुंह से निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं। उसमें लग रहा है कि नहीं ये ओठ से सट रहा है, तो पो वर्ग वाले सब आ जाते हैं, तो समझते हैं कि नहीं ये क्या कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो वर्ण उसे कहेंगे जो हमारे क्या होगा, मुंह से जब निकलेंगे, कोई भी ध्वनि निकलेगा, ठीक है, जब कोई भी ध्वनि निकलता है तो उसका जो चिन्ह होता है, जैसे कि हम लिखेंगे ना, जैसे कि ओ को हम कैसे लिखेंगे, ओ को हमें किस प्रकार से लिखना है, तो उसको हमें दिखाना पड़ेगा कि नहीं बच्चा ओ ऐसे लिखा जाता है, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक चिन्ह हो गया। इसी चिन्ह को कहते हैं हम वर्ण। समझ में आया? अगर इसी चिन्ह को हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। तो भाषा की मूल ध्वनि और ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहा जाता है ना। यानी उसकी मूल ध्वनि और उसके प्रतीक चिन्ह को क्या कहा जाएगा, तो वर्ण कहा जाएगा। ठीक है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे, जिसका खंड नहीं किया जा सकता है ना। जैसे हमें ओ का खंड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ओ का खंड नहीं, तो यहाँ पे उसे हम बोलेंगे जो सबसे क्या होगा, छोटी इकाई होगा। लेकिन जब इसको पिरो दिया जाए, जैसे मोती को पिरो देते हैं तो माला कहलाता है, उसी प्रकार जब हम वर्ण को पिरो देंगे, मतलब एक साथ जोड़ देंगे, तब क्या कहलाएगा, तो वर्णमाला कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। तो जैसे कि वर्णमाला क्या हो गया, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होंगे, 52 वर्ण होंगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो इंग्लिश में कितना होगा, इंग्लिश में होता है 26, नहीं होता है, और इसका डबल हो जाता है हिंदी में 52, नहीं होगा, 26 दुना कितना होता है, 52। तो स्वर वर्ण क्या हो जाएंगे, तो ओ, आ, ई। अब यहाँ पे दीर्घ ई और हर्ष ई होता है। तो हर्ष का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, है ना। या इसी को कह सकते हैं कि छोटी ई की मात्रा, नहीं छोटी ई हो जाएंगे और बड़ी ई जो हो जाएंगे, छोटी ऊ हो जाएंगे और बड़ी ऊ हो जाएंगे। तो यहाँ पर ओ, आ, दीर्घ ई, सॉरी हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ, हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ होता है, नहीं। उसके बाद री हो गए, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने होते हैं, तो स्वर के टोटल कितने होंगे,
कितने होंगे स्वर? 11। कितने होंगे? 11। तो 52 में से 11 कितने हो जाएंगे? स्वर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अब यहाँ पे स्पर्श व्यंजन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? सॉरी, स्पर्श वर्ण किसे कहेंगे? तो को वर्ण हो गए, चो वर्ण हो गए, टो वर्ण हो गए, तो वर्ण हो गए और पो वर्ण हो गए। तो स्पर्श वर्णों की संख्या होती है 25। कितने हो जाएंगे? 25। स्पर्श वर्णों की संख्या कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें स्वर वर्णों की संख्या कितने हो जाएंगे? तो कितने होंगे? 11 हो जाएंगे, ठीक है। क्या है? चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में अगर देखेंगे तो य, र, ल, वो, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितने हो जाएंगे? 4। कितने होंगे? 4 होंगे, नहीं? और उस व्यंजनों की संख्या कितने हो जाएंगे? 4। तो उस व्यंजन कौन सा हो जाएंगे? तो सो, कौन सा सो है? तालम में सो, मूर्धन सो, दंत सो और हो, ये क्या कहलाएंगे? उस व्यंजन कहलाएंगे। उसके बाद संयुक्त व्यंजन की संख्या देखें तो 3 होता है, अक्ष, तरो और ज्ञ। कितने हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितने होंगे? 3, अक्ष, तरो और ज्ञ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे द्विगुण व्यंजन। ढो मतलब अरा जिसको बोलते हैं, नहीं, डो, ढो ढो होता है ऐसे करके, तो ये हो जाएंगे द्विगुण व्यंजन। उसके बाद आयोग वा हो जाएंगे अनुस्वार और विसर्ग, है ना। आयोग वा 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करते हैं, देखते हैं स्वरों की संख्या कितने होंगे? कितने होंगे? 11। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने होंगे? कितने होंगे? 25। और उसके बाद जो है अंत अस्थ व्यंजन की संख्या कितने होंगे? उस व्यंजन की संख्या कितने होंगे? उस व्यंजन की संख्या 4। उसके बाद संयुक्त व्यंजन की संख्या कितने होंगे? 3। संयुक्त व्यंजन की संख्या 3 होंगे। उसके बाद आयोग वा, अच्छा ये द्विगुण है तो ये एक ही होता है, और आयोग वा का संख्या कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कौन कौन सा? अनुस्वार और विसर्ग, नहीं हो जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? यो, रो, लो, वो, नहीं हो जाएंगे। यो, रो, लो, वो, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। उस व्यंजन कौन सा हो जाएंगे? तो तालम सो, मूर्धन सो, दंत सो और हो, नहीं होगा। उसके बाद जो है संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा कहलाएंगे? तो अक्ष, तरो और ज्ञ, कौन कौन सा हो जाएंगे? अक्ष, तरो और ज्ञ हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आयोग वा कौन कौन से होंगे? आयोग वा, आयोग वा 2 होंगे, एक हो जाएंगे अंग और अ, ठीक है। अंग हो जाएंगे और अ हो जाएंगे, नहीं होंगे। उसके बाद हम आगे चले तो यहाँ पर कह रहे हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन जो है उच्चारण स्थान वाला रहता ही रहता है। तो यहाँ पे कंठ, यहाँ कंठ से जो बोलेंगे क वर्ग, कौन सा हो जाएंगे? क वर्ग हो जाएंगे। जैसे को, खो, गो, घो, ये क्या हो जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। और इसमें ही आ जाएंगे ओ, आ और हो, ठीक है। ओ, आ और हो, क वर्ण। उसके बाद कौन सा हो जाएंगे? तो ओ, आ और हो, ये कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तालु से चौ वर्ग बोला जाता है। चो, छो, जो, झो, किससे बोला जाएंगे? तालु से बोले जाएंगे। इसके साथ साथ आ जाते हैं दीर्घ ई, हर्ष ई, है ना। दीर्घ ई और हर्ष ई, हर्ष ई दीर्घ ई बोलो, या यो और तालम में सो, है ना। ये किससे बोले जाएंगे? तालु से। तालम में सो का मतलब ही होता है तालु। तालु से नहीं कहते भी है तालम में सो, तो तालु
नहीं हुआ, तो तालब सो किससे बोले जाएंगे? तालु से। उसके बाद मूर्धा, मूर्धा से ट वर्ग बोला जाता है, जैसे होंगे दंत ट वर्ग और मूर्धन्य, क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। और री जो है ये मूर्धा वर्ण है, नहीं है, ये क्या है? मूर्धा वर्ण है। इसको किससे बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। उसके बाद दंत हो जाएंगे तो वर्ग लो और दंत सो, कौन सा हो जाएंगे? लो और दंत सो हो जाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे ओष्ठ, ओष्ठ से बोले जाएंगे पो वर्ग हर्ष उ दुर्ग उ, ठीक है, ये ओट से बोले जाएंगे। और ओट से जो है पकड़ने का बहुत आसान तरीका है, मुंह कैसे हो जाता है? ऐसे चिपक जाता है, नहीं चिपक जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे अगर बोलेंगे तो वो मुंह कैसे हो जाएगा? सुअर की तरह हो जाएंगे, नहीं हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे ओट्स, नहीं, ओट से बोले जाएंगे। उसके बाद नासिक से हो जाएंगे नो मो और अर और या, है ना, नासिक से बोले जाते हैं। किससे बोले जाएंगे? नासिक से बोले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज है इसमें। अल्पप्राण आपको याद रखना है, अल्पप्राण क्या होता है ना। अल्पप्राण हो जाएंगे जैसे को, गो, चो, छो, टो, ढो, तो, दो, पो और बो। तो देखेंगे कि अल्पप्राण इसमें आपको दिखता होगा कि पहला अक्षर है सबका, क्या है? पहला है। को का क्या है? पहला है, नहीं है। चो का पहला है, टो का पहला है, तो का पहला है और बो का पहला है। तो हम इसका ट्रिक अगर देखेंगे तो इसमें हो जाएंगे पहला, ठीक है, सभी वर्ण का कौन सा? पहला। कौन कौन सा? तो ये स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श वर्ण के, स्पर्श व्यंजन नहीं वर्ण के, तो यहाँ पे पहला हो गया। उसके बाद गो कौन सा आता है? तो को, खो, गो, तीसरा। पहला और कौन सा हो जाएंगे? तीसरा हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे अल्पप्राण। पहला और तीसरा को क्या बोलेंगे? अल्पप्राण बोलेंगे। उसके बाद महाप्राण देखते हैं तो दूसरा हो जाएंगे खो, खो और खो, गो, घो, दूसरा और चौथा। या ये क्या हो जाएंगे? इसको याद करने का तरीका है 2 और 4, ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण। 2 और 4 क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। और 1 और 3 क्या हो जाएंगे? अल्पप्राण हो जाएंगे। तो घोष क्या कहलाता है? घोष का मतलब हो जाते हैं जैसे कि गो हो गया, घो हो गया, झो हो गया, जो हो गया, झो हो गया, डो हो गया, ढो हो गया, दो हो गया, धो हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे गो और घो, ये गो कितने में आते हैं? 3 नंबर में आते हैं, नहीं 3 और ये कितने हो जाएंगे? घो हो जाते हैं 4, 3 और 4, 3 और 4 क्या हो जाएंगे? घोष व्यंजन हो जाएंगे। कौन सा व्यंजन होगा? घोष व्यंजन हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर चलते हैं और इसमें थोड़ा सा याद रखना है, यो, रो, लो, वो, मो, नो, छोटी नो और बड़ी नो, अणा और या, ये सारे जो है क्या होंगे? तो घोष व्यंजन होंगे। तो इसमें आपको इतना सा याद रखना है, थोड़ा सा ट्रिक भी हो जाएगा और थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं आघोष व्यंजन। तो आघोष व्यंजन का मतलब जो शुरू होगा, नहीं, तो यहाँ पे को, अखो, तो ये हो जाएंगे 1 और 2। याद रखेंगे कैसे? 1 और 2 से। को, खो, चो, छो, टो, ठो, तो, थो, पो, फो, सो, ये 3 को आपको याद रखना पड़ेगा। आघोष में कौन कौन सा हो जाएंगे? दंत सो, मूर्धन सो और हो जाएंगे तालव्य सो। नहीं, यहाँ पे दंत सो, मूर्धन सो और तालव्य सो, ठीक है। ये तीनों सो जो है 300 कितने? 312 याद रख सकते हैं, नहीं 312, तो याद रहेगा 300 और 12, 12 का मतलब पहला और दूसरा, नहीं हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आघोष वर्ण हो जाएंगे। आगे हम चलेंगे इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ गए। अब इस ऑब्जेक्टिव्स को करते हैं, ठीक है, देखना है कितने ऑब्जेक्टिव सही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे को वर्ण का उच्चारण स्थान है। को वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा? किससे बोलेंगे? कंठ से, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। पो का उच्चारण स्थान होगा। पो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे? क्या होगा? ओठ से। उसके बाद घो का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, दंत या मूर्धा से। तो को खो गो में ही आता है, तो कंठ से किससे हो जाएगा? कंठ से होगा। खो का उच्चारण स्थान मूर्धा से, तालु से,
दंत से या कंठ से, तो ख का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, कहाँ से होगा? क वर्ग जो है किससे बोला जाता है? कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाएंगे? कंठ से। तो क्या हो जाएंगे? कंठ। ऑप्शन नंबर डी। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? किसका है? चारों का होगा। लेखों की, कहानी की, विचारों की या रचना की? तो ये विचारों की है। किसकी है? विचारों की। यहां पे चलेंगे, व्याकरण वह ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? वह ज्ञान है जो त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता है। ये होगा। मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है या नियमों का विश्लेषण नहीं करता है या आवश्यक नहीं है। तो ये सब जो है नेगेटिव है, इसको काट देंगे। क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, नहीं होगा। उसके बाद हम चलेंगे तो घो का उच्चारण स्थान है। घो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे? घो का उच्चारण स्थान कंठ होगा। क्या होगा? कंठ। उसके बाद चलेंगे विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे? विसर्ग। विसर्ग क्या होगा? तालु, दंतोष्ठ, मूर्धा या कंठ? विसर्ग। विसर्ग किसका होगा? दंतोष्ठ। क्या हो जाएंगे? दंतोष्ठ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्नांकित में महाप्राण आघोष वर्ण है। इसमें दो चीज पूछ दिए हैं, महाप्राण और आघोष वर्ण, है ना। तो महाप्राण आघोष वर्ण कौन सा हो जाएंगे? महाप्राण कौन कौन सा होता है? कौन सा होगा? घो। कौन सा हो जाएंगे? घो। महाप्राण आघोष वर्ण कहेंगे। तो यहां पर हम देख लेते हैं। यहां पर अब ये तो बताए थे घो छो होगा। अब कई घो बोल रहे हैं, कोई छो बोल रहे हैं। यहाँ पे महाप्राण हो जाएंगे 2 और 4। 4 नंबर में कौन सा हो गए? आघोष हो जाएंगे पहला और दूसरा। तो यहाँ पे महाप्राण भी दूसरा है और ये भी दूसरा है, तो दूसरा वाला ही आएगा ना। तो दूसरा वाला कौन सा हो जाएंगे? इसमें दूसरा वाला हो जाएंगे छो। क्या होगा? छो होगा, नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं आघोष भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? महाप्राण भी होना चाहिए। तो यहाँ पे दुर्ग उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दुर्ग उ क्या है? दुर्ग उ, है ना। कौन सा हो जाएंगे? ओष्ठ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण है। महाप्राण और इसके साथ कह रहा है घोष, है ना। तो क्या हो जाएंगे? महाप्राण और घोष। महाप्राण कौन कौन सा होता है? 2 और 4 होगा। महाप्राण क्या हो जाएंगे? 2 और 4। तो 2 हो जाता है घोष, नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 4 नंबर पे जो आएगा तो प फ ब भ क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है। किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है? कौन से वर्ण है जिसका उच्चारण जो है हम क्या करेंगे? कंठ और तालु से करेंगे। कौन सा हो जाएंगे? कंठ और तालु से होगा। तो क वर्ग जो है पूरा पूरी कंठ से होता है। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। क्या होगा? ए। कंठ और तालु से जो होगा वो हो जाएंगे ए। किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है? तो कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होंगे। कौन से वर्ण हो जाएंगे? कंठ और ओष्ठ क्या हो जाएंगे? ओ। क्या होगा? ओ। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे? नासिक। क्या होगा? नासिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे चलेंगे। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? वो क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर, अक्षर, व्यंजन या ह्रस्व। क्या हो जाएंगे? ह्रस्व हो जाएंगे, नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा
लगे उसे किस स्वर के नाम से जाने जाते हैं? तो दीर्घ स्वर के नाम से जाने जाएंगे। नहीं होगा। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं। जो सार्थक उच्चारित वाणी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्षर। उसके बाद है किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को कहते हैं। क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। किसी एक ध्वनि के समूह, ध्वनि, अच्छा ध्वनि के क्या हो जाएंगे? समूह हो जाएंगे। तो ध्वनि के समूह होगा तो वो हो जाएंगे वाक्य। क्या हो जाएंगे? वाक्य हो जाएंगे। उसके बाद जिस ध्वनियों से उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें कहते हैं। क्या कहेंगे? जिसमें हवा जो है मुंह में रुकना नहीं चाहिए, वो कौन सा हो जाएंगे? भाषा होगा, अक्षर होगा, स्वर होगा या व्यंजन होगा। क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे स्वर। आगे अगर चलेंगे तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यंजन। क्या बोलेंगे? व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत एवं ओष्ठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्या बोलेंगे? अंतःस्थ व्यंजन। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बलाघात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिसमें हाकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पप्राण। क्या बोलेंगे? अल्पप्राण बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो जाएंगे? पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण। अक्षर, स्वर, व्यंजन क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अल्पप्राण कहलाएंगे। पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है। जिस व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हाकार की ध्वनि निकलती है उसे कहते हैं। क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? महाप्राण। क्या बोलेंगे?